দেশৰ কৃষকক সম্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰদান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশৰ 9 কোটি কৃষক পৰিয়ালক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী এই ভাৰ্চুৱেল সম্বোধনত কেইবাখন ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। तंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा संसाधन। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी, उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी। वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था, उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं। करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाई और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च
इनपुट कॉस्ट ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, अभी जब मैं किसान भाइयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महाराष्ट्र लातूर के गणेश जी ने बताया कि 2,500 रुपया उन्होंने दिया और 54,000 रुपया करीब करीब मिला। मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है। 87 यानी करीब करीब 90,000 करोड़ मामूली प्रीमियम दिया किसानों ने। मुसीबत के समय ये फसल बीमा उनको काम आया। हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। हम दशकों पुरानी सिंचाई योजनाओं पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, अभी तमिलनाडु के हमारे सुब्रमण्य जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, जो पहले 1 एकड़ का काम होता था 3 एकड़ का हुआ और पहले से ज्यादा 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया माइक्रो इरिगेशन से। साथियों, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1,000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बने, ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महाराजगंज के राम गुलाब जी से सुन रहे थे, 300 के करीब किसानों को इकट्ठा किया है उन्होंने, और पहले की तुलना में 1.5 गुना भाव से माल बेचना शुरू हुआ है। एफपीओ बनाया उन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से खेती में मदद ली और आज उनको फायदा हो रहा है। साथियों, हमारे कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है गांव के पास ही भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सुविधा
कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्राथमिकता दी। आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथ ही किसान के पास आय बढ़ाने के दूसरे विकल्प भी हो। हमारी सरकार मछली पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन सभी को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश के बैंकों का पैसा देश के किसानों के काम आए। 2014 में जब हम पहली बार सरकार में आए और शुरुआत थी हमारी, 2014 में जहां 7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था धन के लिए, वही इसे अब करीब 14 लाख करोड़ रुपए यानी 2 गुना किया गया है ताकि किसान को कर्ज मिल सके। बीते कुछ महीनों से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है और अभियान तेजी से चल रहा है। हम मछली पालकों, पशुपालकों उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ये लाभ उनको भी अब दिया जा रहा है। साथियों, हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया। खेती की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए देश में आधुनिक कृषि संस्थान हो। बीते वर्षों में देश में अनेक नए कृषि संस्थान बने हैं, कृषि की पढ़ाई की सीटें बढ़ी हैं और साथियों, खेती से जुड़े इन सारे प्रयासों के साथ ही हमने एक और बड़े लक्ष्य पर काम किया। ये लक्ष्य है गांव में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। आज सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दरवाजे तक पहुंची है, खेत के मेड़ तक पहुंची है। आज देश के छोटे और सीमांत किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है। यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन और नतुन कृषि आइनक লৈ प्रतिबाद অব্যাহত থকাৰ সময়ত এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভাষণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব। সময় হৈছে খণ্ড বিৰতিৰ।